नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनसीपी समर्थक अजीत पवार की तस्वीर के साथ बड़ी संख्या में लोग जमा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, राज्य में शोक की लहर। पीएम समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार, जानकारी आई सामने। संसद में नितिन गडकरी और राहुल गांधी एक साथ, अनौपचारिक और हल्का फुल्का पल कैमरे में कैद। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। चंडीगढ़ में फिर लौटा कोहरा और ठंड, कड़ाके की ठंड के बीच विजिबिलिटी हुई कम। घना कोहरा, शहर में आने जाना मुश्किल। बारामती एयरपोर्ट पर लियर जेट 45 क्रैश में 5 लोगों की मौत। अजीत पवार का भी निधन, एआईबी ने संभाली विमान हादसे की जांच। शुरुआती रिपोर्ट में सिस्टम से जुड़े संकेत। शेखावत ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की दिशा का प्रतिबिंब, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्र। महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन होना, यह अपने आप में धक्कादायक था, सबको चौंका गया। इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान चली गई। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी क्षेत्रों में शोक व्यक्त किया जा रहा है। इस बीच एनसीपी समर्थक अपनी पार्टी प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तस्वीर के साथ बारामती में नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज बारामती में उनका अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए जितने भी नेता हैं, चाहे वो एनसीपी से जुड़े हुए बड़े नेता हों या फिर देश की राजनीति से जुड़े हुए, जिसमें अमित शाह बताया जा रहा है कि वहां पहुंच चुके हैं और उनको अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी बड़े नेताओं की तरफ से। अमित शाह के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सबकी मौजूदगी वहां पर दर्ज हो रही है। सब वहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहां पहुंचे, लेकिन इसकी क्या जानकारी है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सर्वेश जी, फिलहाल बारामती में कार्यकर्ताओं समेत नेताओं का तांता लगा हुआ है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अजीत पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कमाया है। सर्वेश जी, देखते जयंती जी, जिस तरह से दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में, ये वो विद्या प्रतिष्ठान है जिसपे अजीत पवार की आत्मा बसती थी। उन्हें इस प्रतिष्ठान से बहुत प्यार था और ये पवार परिवार का ही बनाया हुआ विद्या प्रतिष्ठान है। और इसी परिसर में अजीत पवार के जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार किए जाने की जो पूरी तैयारी है, यहाँ पर अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में पहुंच चुका है। तिरंगे से लिपटा हुआ उनका शरीर यहाँ विद्या प्रतिष्ठान पहुंचा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे पहुंचे हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। तमाम ऐसे सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो इस स्थल पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के कई मंत्री पहुंचे हैं। लेकिन जो पूरा एक सैलाब है यहाँ पर, जिनको अजीत दादा बहुत प्यारे थे, जो लोग करीब से अजीत दादा को जानते थे, उनकी ओर से जो बार बार आवाजें यहाँ पर निकल रही थी कि अजीत दादा एकच वादा, अजीत दादा का ये जो एक डायलॉग था, उनकी डायलॉग डिलीवरी थी लोगों के प्रति अजीत दादा के लिए, वो डायलॉग डिलीवरी यहाँ पर अंतिम यात्रा के दौरान बार बार दिखाई दे रही थी। साथ ही अजीत दादा अमर रहे। कई लोग रोते बिलखते दिखाई दिए, क्योंकि अजीत दादा बहुत करीब से लोगों का कोई भी काम रहता था। महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा नेता अजीत दादा थे जिनकी प्रशासन पर, कि सरकारी प्रक्रियाओं में किस तरह से कामकाज किया जाता है, अगर सरकारी अधिकारी कामकाज नहीं करता तो उसे कैसे डांटा जाता है और कैसे काम कराया जाता है, ये जो एक शैली थी, ये एकमात्र अजीत दादा पवार में थी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसा नेता महाराष्ट्र में बहुत कम देखे गए हैं जो सरकारी प्रक्रियाओं में कामकाज, लोगों की, आम जनता के कामकाज कराने को लेकर तुरंत, जैसे उनके पास कोई अगर पहुंच जाता था, तुरंत संबंधित अधिकारी को कॉल जाता था और उसका जो काम अटका हुआ था उस काम को लेकर पहले जानकारी लेते थे कि आपने काम रोका क्यों है। उसके बाद वो अधिकारी को बोलते, वो नियम समझाते थे
कि आपने नियम का पालन नहीं किया है, आपको काम कर देना चाहिए था। तो ये जो पवार की शैली थी, ये देखते ही बनती थी। हमने भी कई बार मुंबई में इनके हेडक्वार्टर में, मंत्रालय में ये चीज देखी हुई है। तो ये शैली महाराष्ट्र के अब किसी भी नेताओं में कतई नहीं है। नेता काम जरूर करते हैं, लेकिन ये शैली जो है सीधे आम लोगों से जुड़ने वाली शैली, ये एकमात्र अजीत दादा पवार में थी। और यही वजह है कि विद्या प्रतिष्ठान बारामती आज पूरा रो रहा है उनके लिए नारे लगा रहा है कि अजीत दादा मर रहे हैं। ऐसा शायद वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं बचा होगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनके नेता हो, समर्थक हो, विरोधी हो, जिनकी आंखों से आंसू नहीं छुके होंगे। और अजीत दादा का जाना वाकई महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अब ये देखना होगा, दादा एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब सबसे बड़ा सवाल 2 दिनों बाद ये है, मीडिया में भी खबरें आ जाएंगी कि जो एनसीपी का गठन अजीत दादा ने शरद पवार से अलग होकर किया था, उस पर अभी फिलहाल ये विषय नहीं है, लेकिन 1-2 दिन बाद ये मामला जरूर गरमाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की जो सीट एक्स्ट्रा बनाई गई थी इतने लंबे इतिहास में महाराष्ट्र सरकार में, ये पहली बार था कि 2 उप मुख्यमंत्री कमान जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सतीश जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है। बिल्कुल आगे हो सकता है कि इस मामले पर राजनीति हो और बहुत सी राजनीतिक पहलू आगे चलकर इस पर सामने आए, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक बहुत अहम और बहुत ही कठिन पल है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए, इस घड़ी से गुजरना और इस अंतिम उनकी विदाई को देख पाना, ये उनके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे समय में परिवार जिस तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, सुप्रिया सुले सारी तैयारियां देखती हुई दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, शरद पवार परिवार के एक सबसे बड़े सदस्य के तौर पर वहां बैठे हैं, जो भी आ रहा है उनको नमन किया जा रहा है कि आप यहां पहुंचे अंतिम विदाई देने के लिए अजीत पवार को। तो एक अलग तस्वीर जो है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सर्वेश जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सारा दृश्य है, लोग मौजूद हैं, बेहद भावुक हैं। अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरह से अजीत पवार के दोनों बेटे आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पार्थिव शरीर के साथ, लोगों का जो हुजूम था, जिस तरह की आवाजें आ रही थी अजीत दादा के समर्थन में, अजीत दादा के प्यार को लेकर, वो एक बड़ा ही भावुक पल था। परिवार के मुखिया शरद पवार कल ही मैंने बताया था कि घर से निकले तो इतने भावुक हो गए कि एक बार जो मलका का जो बंगलो है सेवर, वहां पर रिटर्न आ गए। उसके 1-1.5 घंटे बाद वापस से तय किया गया, शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से बारामती पहुंचे और पहुंचने के दौरान ही कल शरद पवार ने देर शाम 7 बजे करीब एक बयान जारी किया था। उस बयान में शरद पवार ने साफ तौर से, हालांकि काफी अटकलें लग रही थी कि अजीत पवार की इस हादसे के पीछे, उनकी मौत के पीछे हो सकता है कि कोई राजनीतिक पहलू हो, लेकिन शरद पवार ने तुरंत एक बयान देकर जारी करके उन सारे पहलुओं को नकारा। और उनके बयान में 2-3 बातें जो थी वो साफ साफ बताई गई थी कि ये एक अपघात है, मतलब एक घटी हुई घटना है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक जो पहलू है वो नहीं है। तो ये उनके मुंह से निकले जो शब्द थे, मराठी भाषा में निकले थे, लेकिन हिंदी में उसका मतलब हमने आपको बताया। तो ये जो इनका बयान था वो अपने आप में एक चीजें जो महाराष्ट्र में कोई गलतफहमी ना फैलाए, किसी प्रकार का कोई दूसरा एस्पेक्ट तैयार ना हो, उसको लेकर बयान दिया गया था। पवार परिवार के मुखिया के तौर पर वहां पहुंचे हैं पत्नी सुनेत्रा, जो अजीत पवार की पत्नी है, जो सांसद भी हैं, वो वहां पर जिस तरह से भावुक नजर आ रही हैं। सुप्रिया सुले जिस तरह से सुनीता पवार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही हैं। पूरी फैमिली की बागडोर जो है, मुखिया शरद पवार जरूर हैं, सुप्रिया सुले भी बिल्कुल परिवार में जरूर है, लेकिन पवार परिवार की पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि कितना भी विरोध हो, कितना भी राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब भी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात आती, त्योहारों की बात आती है, दुख की बात आती है, सुख की बात है, तो पवार परिवार हमेशा एक नजर आता है। और इस बड़े दुख में भी पवार परिवार एक है। कोई राजनीतिक यहाँ पर कोई मामला तो है नहीं, क्योंकि ये पवार परिवार का एक बड़ा जिम्मेदाराना जो एक शख्स था, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। काफी चीजें हैं वो 2-4 दिन 10 दिन बाद शायद क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये जो इस वक्त का
मंजर है वो पवार परिवार के लिए बड़ा ही दुखदाई है। जी। हालांकि तमाम सरकारी जो गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, फायरिंग की बात करें, तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं, जैसे सलामी दी जाती है पुलिसकर्मियों की, उनकी तैयारियां हो चुकी हैं और पूरी सरकारी नीतियों के जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक अजीत दादा का यहाँ पे अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा और कोशिश की जाएगी। शायद अमित शाह जब पहुंचे, सीधे विद्या प्रतिष्ठान ही पहुंचे अंतिम संस्कार में, इस दौरान वो शरद पवार के पूरे परिवार से मिलकर भी जाएंगे। और जो उम्मीद की जा रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ पक्की खबर नहीं आ रही है, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि शरद पवार एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में जिससे उन्हें किनारा नहीं किया जाता। केंद्र में भी वो अपना एक वजूद रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जरूर और पवार परिवार से मिलेंगे जरूर, ये जरूर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए देश के तमाम बड़े नेता मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें से अमित शाह और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ उनको दी जाएगी, जिसकी तस्वीरें भी जल्द ही राष्ट्रीय समाचार के दर्शकों को हम जल्द दिखाएंगे। संसद परिसर के बाहर नितिन गडकरी और राहुल गांधी का एक अनौपचारिक और हल्का फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया। दोनों नेता बातचीत के दौरान एक दूसरे के साथ हंसते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक मतभेदों के बीच ये क्षण सहजता शिष्टाचार का उदाहरण बन गया है, जिसे दर्शक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब बात आती है संसद में मुद्दों को उठाने की, तो पक्ष और विपक्ष के तौर पर वो तमाम नेता किस तरीके से एक दूसरे के धुरविरोधी नजर आते हैं, लेकिन जब वहीं संसद की दहलीज से बाहर निकलते हैं तो उनका क्या हाव भाव होता है, क्या उनका शिष्टाचार भरी भेंट होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, ये साफ तौर पर इस तस्वीर से नजर आ सकता है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है। जाहिर सी बात है कि दोनों बड़े नेता अगर संसद के बाहर इस तरीके से हंसी मजाक करते या हंसते हुए मुलाकात करने के साथ साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक अलग तस्वीर है जो लोकतंत्र में देखने को मिलती है कि बेशक मतभेदों के आधार पर कितने भी दूरियां देखने को मिले, लेकिन जब बात आती है तमाम जानकारियां साझा करने की या व्यक्तिगत तौर पर पहचान बनाने की, तो उसमें सभी नेता ये शिष्टाचार दिखाते हुए दिखाई देते हैं, जो इस तस्वीर में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और ठंड और कोहरे ने शहर को ढक दिया है। सुबह कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहा। बताया जा रहा है कि इससे विजिबिलिटी काफ़ी कम दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और सड़क पर वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ सकता है, इसलिए लोग ज़रूरत सावधानियां जो है वो बरतें। वहीं सुबह सुबह और देर रात के समय तापमान काफ़ी नीचे दर्ज किया गया है, जिससे ठंड का असर और ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर हुए लियरजेट 45 विमान हादसे ने देश भर में हलचल मचा दी है। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल थे और उनका निधन हो गया। उनके समेत 5 लोगों की और जानें गई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। शुरुआती तथ्यों से ये साफ है कि विमान और क्रू पूरी तरह नियमों के मुताबिक ही थे, लेकिन अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर जेट ऑपरेशन और एयर ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों की ओर इशारा करता है क्या? इस तरीके के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस सवालों के साथ देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट पर लियर जेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
ये विमान VTSSK के रूप में रजिस्टर्ड था और MSVSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद AAIB ने तुरंत जांच अपने हाथ में ले ली है। हादसे का शिकार हुआ लियर जेट 45 विमान साल 2010 में बना था। उसके सभी जरूरी प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध थे। इंजन की उड़ान अवधि और तकनीकी रिकॉर्ड भी तय मानकों के भीतर थे। ऑपरेटर कंपनी के पास अप्रैल 2028 तक वैध परमिट भी मौजूद था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान के पायलट बेहद अनुभवी थे और उनके पास 15,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का भी अनुभव था। को पायलट के पास भी करीब 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दोनों की मेडिकल जांच और लाइसेंस पूरी तरह वैध थे। अब तक किसी तकनीकी या मानवीय लापरवाही के संकेत नहीं मिले हैं। बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम है। यहाँ एयर ट्रैफिक सेवाएं AAI के कंट्रोलर्स नहीं बल्कि ट्रेनिंग संस्थान के प्रशिक्षक देते हैं। एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं है। हालांकि हादसे के समय मौसम पूरी तरह साफ बताया गया था। विमान ने मंगलवार की सुबह करीब 8:18 पर बारामती से संपर्क किया था। पहली बार उतरते समय रनवे नजर न आने पर पायलट ने गो अराउंड किया। दूसरी कोशिश में कुछ सेकंड पहले रनवे दिखने की सूचना दी गई। मंगलवार की सुबह करीब 8:43 पर विमान रनवे पर उतरा, लेकिन बिना स्पष्ट लैंडिंग क्लियरेंस के इसके तुरंत बाद आग की लपटें उठती देखी गई। यह हादसा हाई स्पीड जेट विमान के अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर संचालन की चुनौतियों को उजागर करता है। बिना आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। जानकार इसे सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुकूलता से जोड़कर देख रहे हैं। अब तक की जानकारी किसी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा तो नहीं करती, लेकिन यह हादसा विमानन सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को जरूर सामने लाता है। AAIB की जांच से कारण स्पष्ट होंगे, मगर यह घटना भविष्य में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की सख्त चेतावनी भी है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन सरकार के पिछले 1 साल के कार्यों और आने वाले समय में सरकार की नीतिगत दिशा का स्पष्ट प्रतिबिंब साबित होता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में गरीबों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों से लेकर देश की आर्थिक प्रगति तक का संकेतात्मक उल्लेख किया है। साथ ही पिछले 1 साल में लागू गरीब कल्याण योजनाओं के ठोस परिणामों को भी सामने रखा है। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज और आने वाले समय में सरकार के काम की दिशा क्या होगी, इसका एक मुखपत्र के रूप होता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिस तरह से पिछले 11 साल में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की लक्ष्य मूलक नीतियों, सर्वस्पर्शी योजनाएं और सर्व कल्याणकारी इनिशिएटिव के चलते हुए देश में जिस तरह का सकारात्मक परिवर्तन हुआ, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन से लेकर के देश ने आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से परिवर्तन किया, इसका जो है संकेत रूप उन्होंने उल्लेख वहां किया। इसके साथ साथ पिछले 1 साल में गरीब कल्याण की योजनाओं के परिणामों को, उनके आंकड़ों को भी माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया। सिवान सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद पुलिस ने सिविल कोर्ट की बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस के सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। ईमेल से बताया जा रहा है कि कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वकीलों ने कोर्ट का जो पूरा काम था, कामकाज बंद किया और उसके बाद जानकारी ये सामने आई कि पूरे कोर्ट परिसर में बम स्क्वाड के साथ साथ जो बाकी प्रशासनिक अमला था, उसके साथ साथ पूरी निगरानी जांच जो है वो पूरे कोर्ट की गई।
अनाउंसमेंट भी किया गया कि जितने भी लोग कोर्ट परिसर में मौजूद हैं वो सभी तुरंत अपनी सुरक्षित जगह पर आ जाएं और साथ ही जितने भी कोर्ट के गेट्स हैं उन्हें भी अनाउंसमेंट के माध्यम से बंद करवाया गया। ये बड़ा मामला सिवान से सामने आया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार के यूजीसी कानून को लेकर छात्रों के विरोध का मुद्दा सामने आया है। राष्ट्र छात्र पंचायत से जुड़े छात्रों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसे छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए वापस लेने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में सभी मुख्य अधिकारियों की बैठक की गई। उन्होंने कहा सरकार ने 30 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है और अब करोड़पति दीदी तैयार करने का लक्ष्य तैयार किया जा रहा है। पाकुड़ में नगर परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी। मतदान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रपत्र 5 में चुनाव संबंधी सूचना का प्रकाशन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और प्रशासन की तरफ से ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर दी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बारामती में हुई प्लेन क्रैश की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घटना की सूचना मिलते ही डीजीसीए और एएआईबी को अलर्ट कर दिया गया है। उनके अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को भी घटनास्थल की फेंसिंग करने के लिए कहा गया है ताकि जांच के लिए जरूरी परिस्थितियां सुनिश्चित की जा सके। सुबह से ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही डीजीसीए को और एआईबी को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है और जैसे ही वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। We'll be right back.